वेलकम इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। और आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हमारा मॉलिक्युलरिटी ऑफ ए रिएक्शन। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने रेट लॉ एक्सप्रेशन के साथ साथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे बातें की थी और इसके बाद हमने उसके न्यूमेरिकल्स का एक अलग से सेक्शन रखा था आपके लिए, न्यूमेरिकल्स ऑन रेट लॉ एक्सप्रेशन। आज का हमारा टॉपिक है मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो मॉलिक्युलरिटी के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिंपल रिएक्शन किसे कहा जाता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहा जाता है। मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन वाले वीडियो के अंदर में जब आपको न्यूमेरिकल्स बताया था और कुछ फैक्ट्स बताए थे रेट लॉ एक्सप्रेशन के, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि गोल्डबर्ग और वेग का जो रूल है वो कैसे रिएक्शंस पर होल्ड करता है। वहाँ मैंने आपको डिटेल में समझाया कि सिंपल रिएक्शन क्या होता है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होता है। चलिए यहाँ पे आपको एक बार ब्रीफली बोल देता हूँ कि सिंपल क्या है और कॉम्प्लेक्स क्या है। अब देखिए, सिंपल रिएक्शन का मतलब है, सिंपल रिएक्शन का मतलब है जो वन स्टेप में हो। सिंपल रिएक्शन का मतलब है जो वन स्टेप में हो, ठीक है। और जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स किसे बोलते हैं, जो कि मल्टी स्टेप में होगा। जो सिंगल स्टेप में होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल रिएक्शन, और जो मल्टी स्टेप में होने वाला रिएक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे अगर हमें ए से बी बनाना है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, अगर ये एक ही बार में ए से बी में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम इसे किस कैटेगरी में रखेंगे, सिंपल रिएक्शन की कैटेगरी में। और अगर ए से बी बनने में, सपोज मान लीजिए कि पहले ए से सी बना और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो सी से किस में कन्वर्ट हो गया, बी में हो गया, तो इसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की कैटेगरी में। आज आपका ये जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सिंपल रिएक्शंस किसे कहते हैं और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहते हैं, बिकॉज हमारा जो टॉपिक है आज का मॉलिक्युलरिटी, वो डिपेंड करता है कि आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बीच का डिफरेंस अच्छे से पता है या नहीं। तो मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ग्राफ के थ्रू भी इसको समझाने की कोशिश की थी और आपको ये भी बताया था कि सिंपल क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। जो रिएक्शन एक बार में कंप्लीट नहीं होता, मल्टी स्टेप्स लगते हैं उसको होने में, उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो रिएक्शन एक स्टेप में कंप्लीट हो जाता है उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं, सिंपल रिएक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, चलिए तो आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं, मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। सबसे पहले इसका डेफिनेशन जानना जरूरी है और डेफिनेशन में जो इंपॉर्टेंट पंचेस हैं उनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको डिफाइन करते हैं कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या है हमारे पास, इन अ सिंपल रिएक्शन, इन अ सिंपल रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ, आप कह सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स और इट मे बी आयंस ऑफ रिएक्टेंट। मैं आपको ब्रीफ बताऊंगा भी, डिटेल में समझाऊंगा, पहले आप डेफिनेशन में क्या क्या देखिए। इन अ सिंपल रिएक्शन मतलब एक सिंपल रिएक्शन के अंदर, मतलब जो वन स्टेप में होता हो, द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, मतलब यहाँ पर रिएक्टिंग स्पीसीज की बात हो रही है कि इट में भी एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाला है, अंडरगोज साइमल्टेनियस कोलिजन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ अ रिएक्शन। तो अगर आप पॉइंट्स पर जो इंपॉर्टेंट पंचेस है उसको ध्यान देंगे तो आप आसानी से समझेंगे कि एक सिंपल रिएक्शन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होंगे, किसके, रिएक्टेंट के। यहाँ हमें प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस पे ध्यान देना है, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस पर, वो भी कहां पर, अंडरगोज साइमल्टेनियस कोलिजन। अब ये साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब है कि जब वो मॉलिक्यूल्स, आपको ये पता होगा कि रिएक्शन कब होता है, यहाँ कोलिजन थ्योरी के बारे में थोड़ी बातें होंगी कि रिएक्शन तब होता है जब साइमल्टेनियस कोलिजन होता है, मतलब एक मॉलिक्यूल ये और एक मॉलिक्यूल ये दोनों एक दूसरे से टकराएगा, तब वो रिएक्शन होगा, कोलिजन होगा, तब वो रिएक्शन होगा।
तो साइमल्टेनियस कोलिजन का मतलब है कि एक साथ एक टाइम पर एक ही जगह दोनों टकराए। जैसे ये मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल इधर भाग रहा है, अगर एक कंटेनर के अंदर दो मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों इधर उधर भाग रहे हैं, तो क्या रिएक्शन हो जाएगा? नहीं। जब तक वो दोनों टकराएंगे नहीं, इसी को हम कहते हैं साइमल्टेनियस कोलिजन। एक ही जगह पर एक ही टाइम में जब दोनों पहुंचेंगे तभी तो कोलिजन होगा, और उसी कोलिजन को हम क्या कहते हैं? साइमल्टेनियस कोलिजन। तो जब वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे तभी साइमल्टेनियस कोलिजन होगा, और हम लोग क्या कहेंगे कि उसे हम कहेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। आप इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। सीधा बात है, ये तो डेफिनेशन था हमारा, बट इंपॉर्टेंट ये है, इतना इजी है कि जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होंगे उसी को हम क्या कहेंगे? मॉलिक्यूलरिटी। एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि रिएक्शन मस्ट बी सिंपल। ओके, चलिए यहां पे एक एग्जांपल हम लोग ले जा रहे हैं। जैसे सिंगल मॉलिक्यूल भी इसमें एग्जांपल में आ सकता है कि सिंगल मॉलिक्यूल ने रिएक्शन कर दिया, वो अकेले ही सफिशिएंट है रिएक्शन करने के लिए। जैसे NH4NO2, अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट को हमने हीट किया, तो इससे क्या बन रहा है? नाइट्रोजन गैस एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो आप ये देखिए कि ये जो रिएक्शन है ना, ये रिएक्शन ये मॉलिक्यूल अकेले कर सकता है, अकेले करने में कैपेबल है। तो आप देखिए, इसको हमने हीट किया तो इससे क्या बना? N2 + twice of H2O। तो इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी जो होगी वो कितनी होगी? 1, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं NH4NO2 के वो कितने हैं? 1। इसलिए इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी? 1, और इसे हम कहेंगे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कहेंगे इसे? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, क्योंकि यहाँ रिएक्शन में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो रहा है। इस तरीके से अगर आप देखें, मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अगर टकराएंगे तो इसे हम कहेंगे बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो अभी ये दो मॉलिक्यूल अगर होंगे तो आप ये सोच करके देखिए, इस बात की तरफ भी धीरे धीरे हम बढ़ते चलते हैं, ताकि आपको एक और बात का आंसर यहीं पर दे देंगे, ताकि आप दोनों ही चीजें एक साथ समझ जाएं। अब आप सोच करके देखिए कि अगर ऐसा हो कि एक मॉलिक्यूल को अकेले रिएक्शन करना हो तो वो तो आसानी से हो जा रहा है, लेकिन जब दो मॉलिक्यूल, मान लीजिए कि कंटेनर के अंदर दो मॉलिक्यूल टकराएंगे और तभी रिएक्शन होगा, अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, तो फिर ऐसे केस में एक मॉलिक्यूल के रिएक्ट करने का जो चांस है या साइमल्टेनियस कोलिजन का जो चांस है, उसके कंपैरिजन में जब दो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ कोलाइड करना होगा ताकि रिएक्शन हो, इसकी पॉसिबिलिटी पहले से कम हो जाएगी। मतलब कंपैरेटिव टू यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन के होने की जो कैपेसिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो कम होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जब तक साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं होगा तब तक रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर मॉलिक्यूल, सपोज आप ऐसे एग्जांपल को समझें कि एक रूम के अंदर में एक अकेला बंदा दौड़ रहा हो और उसे किसी पॉइंट पर पहुंचना हो किसी पर्टिकुलर टाइम पर, तो मान लीजिए वो दौड़ते घूमते फिरते उस पॉइंट पर कभी ना कभी तो पहुंचेगा ही, ये तो फिक्स बात है। लेकिन अगर उसी पॉइंट पर एक ही टाइम पर दो लोग अगर उस रूम में रनिंग कर रहे हो और सेम पॉइंट पर दोनों को एक साथ पहुंचना हो, तो दोनों के एक ही टाइम पर एक ही जगह पहुंचने की पॉसिबिलिटी कंपैरेटिव टू सिंगल पर्सन कम हो जाएगी। अगर आप नंबर ऑफ पर्सन्स और बढ़ा देते हैं, सपोज आप 3 लोग अब वहां पर रनिंग कर रहे हैं, तो अगर 3 लोग रनिंग कर रहे हैं तो तीनों, कभी एक पहुंचा तो दूसरा आगे निकल चुका था, हो सकता है कभी एक पहुंच गया दूसरा भी पीछे ही रह गया। मतलब जब एक टाइम पर एक ही जगह पर तीनों लोग एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तभी जाके होगा रिएक्शन। मतलब मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? रिएक्शन की 3 हो जाएगी। तो समझ पा रहे हैं बात को? तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसे कहते हैं, जहां नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज कितने होंगे? 2। इट मे बी एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ये बात आप क्लियरली समझ लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। जैसे ट्वाइस ऑफ HI क्या बनाएगा? H2 + I2। इसका मतलब है कि हमें HI के 2 मॉलिक्यूल्स लेने होंगे। जब ये 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से साइमल्टेनियसली कोलाइड करेंगे तभी जाकर के उससे क्या बनेगा? H2 और I2 बनेगा, अदरवाइज H2 I2 नहीं बनेगा। तो आप ये बात सीधे सीधे समझते चलिए कि जो मॉलिक्यूलरिटी 1 है वो होना सबसे ज्यादा आसान है। इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी होने वाली है? इसकी मॉलिक्यूलरिटी होने वाली है 2। ये कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल हो गया। अब आप आइए साइमल्टेनियस कोलिजन में जब 3 मॉलिक्यूल्स को टकराना हो, 3 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से अगर टकराएंगे, इसका अगर साइमल्टेनियस कोलिजन की हम बात करें
तो एक ही जगह पर अब 3 लोगों का टकराना कंपैरेटिवली और मुश्किल हो गया, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी 3 तक देखा जा सकता है या फिर उससे कम देखा जाता है जनरली। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए, नाइट्रोजन ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड को O2 से कराया, रिएक्शन हुआ ट्वाइस ऑफ NO2, बैलेंस कर देते हैं। ये लीजिए हो गया हमारा बैलेंस। अब आप कोई पूछे कि इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, तो आप बताएंगे मॉलिक्यूलरिटी इज 3। कैसे बताया आपने कि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NO एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिएक्शन मस्ट बी सिंपल। सिंपल मीन टू से व्हाट? ऑकर्स इन सिंगल स्टेप। याद होगा आपको, ये रिएक्टेंट सपोज एनर्जी बैरियर प्रोडक्ट, ये हो गया सिंगल स्टेप रिएक्शन। और आप ये देखिए, ये हो गया मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये बीच में जो बना इसे हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट। बताया था आपको, ठीक है। अगर रिएक्शन सिंपल है तभी आप उसकी मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। अगर रिएक्शन सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, तो आप उसकी मॉलिक्यूलरिटी नहीं बताएंगे। समझ में आ रही है आपको बात? तो मैंने आपको बताने की कोशिश की कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सिंपल सी बात है, इन अ सिंपल रिएक्शन द टोटल नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इट मीन टू से रिएक्टिंग स्पीसीज अंडरगोज साइमल्टेनियस कोलिजन। मतलब साइमल्टेनियस कोलिजन वहां होना एकदम जरूरी है, तो हम उसे क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। इट मे बी यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर और ट्राइमॉलिक्यूलर। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी जनरली नहीं दिखती है। क्यों नहीं दिखती है? इसका ये रीजन है, आप सीधे समझो, जैसा मैंने आपको समझाया है लगातार, कि 3 से ज्यादा लोग, मान लीजिए 10 लोगों को आप एक ही रूम में अब रनिंग करवाओगे, ये 10 मॉलिक्यूल से जिनको टकराना है, रिएक्शन कब होगा? जब वो 10 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली एक ही जगह पर एक ही टाइम पर एक दूसरे से टकराएंगे। तो सेम जगह पर 10 लोगों का एक साथ पहुंचना ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इट कांट बी पॉसिबल। ठीक वैसे ही मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं हो सकती, ये देखने को ही आपको नहीं मिलेगा। ओके, क्योंकि रिएक्शन उस केस में क्या हो जाता है? कॉम्प्लेक्स हो जाता है, वो सिंगल स्टेप में खत्म नहीं होता। समझ में आ रही बात आपको? आई होप आपको मॉलिक्यूलरिटी समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी का एग्जांपल मैंने आपको दिया। अब मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, आपसे पूछते हैं कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा कि ट्वाइस ऑफ NO प्लस Br2 और बना ट्वाइस ऑफ NO Br। ठीक है, तो आप इसको देख के बताओ कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। तो आप बोलोगे सर आपने कहा रिएक्टिंग स्पीशीज का हमें सम करना है, तो यहाँ पे NO का 2 मॉलिक्यूल्स और Br2 का 1 मॉलिक्यूल है, इट मींस मॉलिक्यूलरिटी इज 1, मतलब ये ट्राई मॉलिक्यूलर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आंसर रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि अब आपको क्लियर कर देते हैं कि रिएक्शन कैसा है? कॉम्प्लेक्स। कैसा रिएक्शन है ये? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। एक्चुअली में ये रिएक्शन कैसे होता है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है, जो NO है, वो Br2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट किया। ठीक है, जो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड है वो Br2 के एक मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा सबसे पहले, और जो रिजल्ट हमारा बनेगा वो क्या बनेगा? NO-Br2 बनता है। सबसे पहले क्या बनता है? NO-Br2 बनता है। समझ पा रहे हैं बात को? तो पहले स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप होता है, और सेकेंड स्टेप में फिर क्या होगा कि जो NO का एक और मॉलिक्यूल है वो अब NO-Br2 से रिएक्ट करेगा। क्या बनाएगा आप सोचिए? ट्वाइस ऑफ NO-Br बनाएगा। तो आप ये समझ पा रहे हैं? तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन हो रहा है। पहला स्टेप में नाइट्रिक ऑक्साइड जो Br2 के मॉलिक्यूल से रिएक्शन कर रहा है, NO-Br2 बनाया। तो अब ये 2 स्टेप में रिएक्शन हुआ, मतलब ये सिंपल रिएक्शन तो है नहीं, ये कैसा रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हम नहीं बता सकते, इसलिए इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 नहीं होगी। 3 क्या होगी? नहीं होगी इसकी मॉलिक्यूलरिटी। समझ में आ रहा है? तो मॉलिक्यूलरिटी किसका बता सकते हैं? ओनली सिंपल रिएक्शंस का। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ जो मैंने एग्जांपल लिखा, चलिए यहाँ आपको एक और बात बता देता हूँ कि इसमें ये वाला स्टेप जो है ना, ये फास्ट स्टेप है और ये स्लो स्टेप है। अब आपको एक बात क्लास 11th में भी आपको बताया गया होगा, यहाँ बताता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप। जो रिएक्शन का स्लो स्टेप होगा उसी पर रेट
रिएक्शन का डिपेंड करता है। आप ऐसा समझो कि अगर आपको एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है और अगर आप बाइक से जा रहे हो तो अब आप देखोगे कि जहां पर रोड बिल्कुल ही खाली है, रोड बिल्कुल स्मूथ है, वहां तो सबकी बाइक की स्पीड फास्ट ही होगी। लेकिन जहां पर भीड़ भाड़ वाला इलाका ज्यादा होगा, क्राउडी एरिया होगा, रोड पे गड्ढे होंगे, वहां आपने बाइक कितनी स्पीड से चलाई इस बात पे डिपेंड करता है, उस पर यह बात डिपेंड करता है कि आप अपने डेस्टिनेशन पर किस रेट से या किस स्पीड से पहुंचे। मतलब ये आपको एक कॉमन एग्जांपल देकर समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप जहां पर रोड प्लेन होगा या फिर गड्ढे नहीं होंगे वहां तो आप फास्ट ही चलाओगे, लेकिन भीड़ भाड़ में आपने कैसे बाइक चलाई, तो जहां आपने बाइक को स्लो किया उस पर डिपेंड करता है आपकी स्पीड क्या रही है, एवरेज स्पीड। और उसी तरीके से रिएक्शन में भी जो स्लो स्टेप होता है उस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन का रेट क्या था। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्लो स्टेप। और आप ये बात भी समझ गए होंगे कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हम नहीं बता सकते बिकॉज वो मल्टी स्टेप में होता है। तो आई होप कि आपको मॉलिक्युलरिटी समझ में आ गई होगी, यूनिमॉलिक्यूलर, बाईमॉलिक्यूलर, ट्राईमॉलिक्यूलर, और साथ साथ आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि मॉलिक्युलरिटी जो है वो 3 या उससे कम ही जनरली क्यों दिखती है, बिकॉज इससे ज्यादा मॉलिक्युलरिटी जब नजर आती है तो जनरली वो रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। समझ में आ रही बात आपको। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी हम नहीं बता सकते, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर साइमल्टेनियस कोलिजन नहीं होगा, बिकॉज अब 10 लोग एक ही जगह पर एक ही पॉइंट पर हिट करेंगे एक दूसरे के साथ, तभी तो मॉलिक्युलरिटी निकल सकेगी ना, और ऐसा होने का चांसेस बिल्कुल कम होता है, ना के बराबर। ठीक है, चलिए अब आपको अगर मॉलिक्युलरिटी समझ में आ गई है तो आई होप कि आप मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच में डिफरेंस भी लिख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पिछले क्लास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे काफी कुछ हमने चीजें बताई हैं। चलिए 1-2 पॉइंट पे यहाँ पे बात कर लेते हैं, आपको याद दिला देते हैं कि क्या क्या डिफरेंस हम यहाँ पे लिख सकते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए, तो अब हमें क्या जानना है, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर के बीच का डिफरेंस। बहुत ही सिंपल है, अगर सारे पॉइंट्स आप समझ गए हैं तो फिर डिफरेंस लिखने में कोई दिक्कत तो होनी ही नहीं चाहिए। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा है, आप सोचो कि जो मॉलिक्युलरिटी है और दूसरी तरफ ऑर्डर, मैं बस पॉइंट वाइज आपको याद दिलाता हूं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन का पॉइंट आउट करोगे दोनों तरफ, जो डेफिनेशन है इसका याद करो। क्या डेफिनेशन है मॉलिक्युलरिटी का, मैंने आपको आज ही बताया, द टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, बताया ना, इन अ सिंपल रिएक्शन अंडरगो साइमल्टेनियस कोलिशन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी। एंड ऑर्डर क्या होता था, याद करो, ऑर्डर याद है आपको, क्या होता था, द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इन अ रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जो रिएक्टेंट्स के जो पावर होते हैं कंसंट्रेशन के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उनका जो सम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये पहला डिफरेंस दोनों के बीच में आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। सेकंड पॉइंट आप ये देखो, सोच के देखो, क्या मॉलिक्युलरिटी कभी भी जीरो हो सकती है? मॉलिक्युलरिटी जीरो कैसे होगी? रिएक्शन होने के लिए कम से कम एक मॉलिक्यूल का होना तो एकदम नेसेसरी है ना, तो मॉलिक्युलरिटी कांट बी जीरो। और यहां दूसरी तरफ क्या होता है, इट मे बी जीरो। जीरो के साथ साथ आप ये भी सोचो, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, ये कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकता, लेकिन ये नेगेटिव भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ये डिफरेंस आ गया दोनों के बीच में, है ना। और अगर आप बात करो कि मॉलिक्युलरिटी के बारे में और क्या जानते हैं, कि मॉलिक्युलरिटी जो है ये सिर्फ कहां निकाला जाता है, सिंपल रिएक्शन के अंदर आप निकाल सकते हो, जबकि ऑर्डर जो है, ऑर्डर सिंपल के साथ साथ कहां निकाल सकते हैं, एज वेल एज कहां पर निकाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस के अंदर भी निकाला जा सकता है। ये भी बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। तो आई होप कि ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको समझ में आ रहे होंगे। आप ये भी कह सकते हो कि जो मॉलिक्युलरिटी है वो थ्योरेटिकल वैल्यू है, थ्योरेटिकल वैल्यू है, जबकि ऑर्डर जो निकाला जाता है वो पूरा पूरा कैसा वैल्यू होता है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंटल, क्योंकि आपको याद होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में जब हम इस तरीके से लिखते थे a टू द पावर x
b टू द पावर y। तो ये जो x और y की वैल्यू निकालते हैं, जिसको सम करके हम ऑर्डर बनाते हैं, ये वैल्यू विदाउट एक्सपेरिमेंट निकालना पॉसिबल नहीं है। जबकि यहाँ सिंपल रिएक्शन होगा तो हम देख करके मॉलिक्यूलरिटी बता सकते हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के बीच में आप और भी जो भी चीजें आपको पढ़ाई गई हैं, आप दोनों को ध्यान से पढ़िए, दोनों वीडियोस को, और समझने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होना चाहिए। और एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। और एक टॉपिक और बच रहा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। पहले आप इसको नोट कीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं एक लास्ट टॉपिक की तरफ। मॉलिक्यूलरिटी के अंदर बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझ लेते हैं। टॉपिक का नाम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहीं कहीं आप इसे यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन भी लिखा हुआ देखेंगे। तो ये क्या है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन? इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए बेसिकली तो ऐसा रिएक्शन जिसमें आप कह सकते हैं कि आपको लग रहा है कि ऑर्डर 2 है, इट सीम्स टू बी ऑर्डर 2 बट द ऑर्डर इज 1, उसी को हम कहते हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब जहां पर आपको ऑर्डर जो है वो 2 दिख रहा है बट रियल में जो ऑर्डर है वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अलग अलग बुक्स में आप अलग अलग तरीके से लिखा हुआ देखेंगे। कहीं कहीं तो आप ऐसा भी देखेंगे कि ऐसा रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होती है बट ऑर्डर मस्ट बी 1। लेकिन ये ऑर्डर 1 क्यों आता है, इसके पीछे का रीजन आपको जानना बहुत जरूरी है। तो उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये जानना बहुत जरूरी है कि 1 ऑर्डर क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके पीछे एक स्पेशल रीजन है कि यहाँ पर क्या होगा। आप देखो एग्जांपल से देखो, आप ज्यादा बेटर समझोगे। जैसे मान लो कि a प्लस बी और आपका क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो जब आप मान लो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो अपने तरफ से तो आप यही कहोगे कि a है और b के पावर में भी क्या है, 1 है। तो इसका मॉलिक्यूलरिटी लिखना तो बहुत ही आसान है, इट इज 2। मॉलिक्यूलरिटी तो 2 दिख रहा है ना, 1 मॉलिक्यूल a का 1 मॉलिक्यूल b का। लेकिन क्या होता है यहाँ पे, ऐसे स्पेशल रिएक्शंस के बारे में बातें हो रही हैं जहां पर इन दोनों रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन होगा वो बहुत ही ज्यादा मान लो हाई है। एग्जांपल्स भी दिखाएंगे आपको, बट किसी एक का कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा हाई है तो फिर उसके कंसंट्रेशन को क्या मान लिया जाता है, 1 मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है इन कंपैरेटिव टू द अदर रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन। मान लो सपोज कि कंसंट्रेशन ऑफ B इज very more in comparison to concentration of A। तो ऐसे केस में B का जो कंसंट्रेशन होगा उसे यहाँ पे क्या मान लिया जाएगा, कांस्टेंट। अब क्यों मान लिया जाएगा वो भी आपको समझाते हैं, देखो आप। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, रेट इज इक्वल टू K डैश इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A, वेयर K डैश इज इक्वल टू K इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B। मतलब ये K तो रेट कांस्टेंट था और कंसंट्रेशन ऑफ B भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट। और जैसा कि आपको पता होगा कि जब दो कांस्टेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एक नया कांस्टेंट बनाते हैं, है ना। तो इन दोनों को मिलाकर हमने क्या लिख दिया, K डैश लिख दिया। तो अब आप देखो कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर क्या हो गया, 1। तो आप कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हुआ देखोगे कि ऐसे रिएक्शंस जिनका मॉलिक्यूलरिटी तो 2 होता है बट ऑर्डर 1 होता है उसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर या फिर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या कह रहे हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, ऐसा भी लिखा हुआ देखिए। तो आप समझ रहे हैं बात को। तो जहां तक केसेस में आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा मिलेगा, आप ये समझ गए ना। अब चलिए एक पर्टिकुलर एग्जांपल के थ्रू बात कर लेते हैं। क्या होगा, जैसे मान लो आप हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कर रहे हो, ठीक है, C12H22O11 प्लस आपने इसमें क्या डाल दिया, वाटर। जब भी शुगर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, शुगर का क्या कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो वाटर लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, एक्सेस में लिया जाता है, एक्सेस में लिया जाता है। इससे क्या बनेगा, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। और क्या बनता है, फ्रक्टोज।
तो जो हाइड्रोलाइसिस ऑफ शुगर करते हैं वहां पर क्या हुआ कि जो वाटर का कंसंट्रेशन है इट इज वेरी वेरी मोर इन कंपैरिजन टू कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, एक्सेस में लिया जाता है। तो अगर आप एक्सेस में किसी को ले लोगे और दूसरा वाला बहुत ही कम होगा, आप ऐसे समझो, मान लीजिए कि आप सपोज कुछ कॉमिक सेंस लेते हैं, दो फ्रेंड आप गए हो अपने स्कूल के कैंटीन में समोसा लेने को और 1 रुपए का समोसा मिलता है, एक बंदे के पास 1 ही रुपया और दूसरे के पास ना 1000 है, 1000। अब आप दोनों ने अपने अपने पैसे से समोसा खरीदा, तो जिसके पास 1 रुपए था वो बंदा तो बर्बाद हो गया, उसके तो सारे पैसे खत्म हो गए, जस्ट लाइक शुगर। और दूसरा बंदा जो था उसका तो 1000 में से सिर्फ 1 ही रुपया गया, जस्ट लाइक वाटर। तो अगर आप ऐसा समझो कि ये वो है जिसके पास 1 ही रुपया और ये वो है जिसके पास 1000 रुपया, मतलब इसका कंसंट्रेशन बहुत कम इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो कोई कहा कि जिसके पास 1000 था उसका क्या खर्च हुआ, उसके पास कितने पैसे बचे हैं, अगर किसी ने आपसे पूछा उसके पास कितने पैसे बचे हैं तो आप कहोगे कि अप्रोक्सीमेटली 1000। अब 999 999 आप नहीं कहने जाते हो कि 1000 है, 1 ही रुपया कम है ना, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पर है कि अगर ये बहुत ही कम लोगे इन कंपैरिजन टू द अदर रिएक्टेंट, तो उस केस में जब आप रेट लॉ एक्सप्रेशन बनाओगे तो जो एक्सेस में है उसके कंसंट्रेशन को माना जाता है कि इसमें कोई चेंज ही नहीं आया। आपने इक्विलिब्रियम के टाइम में भी देखा होगा कि वाटर को हमेशा कांस्टेंट में मिक्स कर दिया जाता था, याद है आपको वहां पर, क्योंकि इसका जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा क्या रहता है, अप्रोक्सीमेटली वही रह जाता है, बिकॉज ये बहुत कम खर्च होता है। ठीक है, तो आप ये देखो यहाँ पे कि जो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है इट इज वेरी वेरी लेस इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। और अगर इसका कंसंट्रेशन बहुत ही वेरी वेरी ग्रेटर, मतलब वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, ये हमने किसमें लिया, एक्सेस में लिया। तो अगर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर, तो जब आप रेट लिखने के लिए जाओगे तो पहले तो मान लो रेट आप ऐसे लिखोगे K C12 H22 O11 और यहाँ पर आपका आया H2O। लेकिन बाद में जब इसका कंसंट्रेशन बहुत ही ज्यादा है तो K के साथ आप इसको मिक्स करके क्या लिख दोगे, रेट इज इक्वल टू K डैश C12 H22 O11 टू द पावर 1। तो अब आप इस रिएक्शन को अगर ध्यान से देखोगे तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है, मॉलिक्यूलरिटी इज 2 और इसका जो ऑर्डर है वो कितना है, ऑर्डर इज 1। दिस इज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा ही एग्जांपल आप अगर एस्टर को भी वाटर में मिक्स करोगे जहां पर एसिड बनेगा और अल्कोहल बनेगा, वहां पर भी एस्टर के कंपैरिजन में वाटर बहुत एक्सेस में ले लिया जाता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहा जाता है और इसमें होता क्या है, ये फर्स्ट ऑर्डर कैसे बन जाता है, मतलब लगता तो सेकेंड ऑर्डर का है बट ये किस तरीके का बिहेवियर दिखाता है, फर्स्ट ऑर्डर का, because the concentration of a reactant is very very more in comparison to the concentration of the other reactants। तो आई होप कि आपको स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में हमने मॉलिक्यूलरिटी पे डिस्कशन कर लिया। मॉलिक्यूलरिटी में यूनिमॉलिक्यूलर, बाइमॉलिक्यूलर एंड ट्राइमॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा क्यों नजर नहीं आती है, मॉलिक्यूलरिटी सिर्फ सिंपल रिएक्शन में नजर आती है और 3 में इसलिए नहीं, 3 से ज्यादा इसलिए नजर नहीं आती बिकॉज एक साथ एक ही जगह पर साइमल्टेनियस कोलिजन ज्यादा लोगों का होना पॉसिबल नहीं है। वो रिएक्शन जनरली क्या हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। ओके, एंड हमने फिर आज दिखा डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी, वो भी आप समझ गए हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिंपल कॉम्प्लेक्स का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने क्या देखा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अब एकदम नए टॉपिक के साथ जिसका नाम होगा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में इंटीग्रेटेड रेट लॉ के साथ। ओके, थैंक यू।